कौवे के पीछे पीछे चिनार के पेड़ तक पहुंच गया। उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा है उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा है। सिपाही को देख कौवा कांव कांव करने लगा। सिपाही को समझते देर न लगी कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है उसकी डाली पर कौवे का घोंसला है। सुनो, फौरन पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने से पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? लकड़हारा कहाँ जानता था कि वो सिपाही महाराज के हुक्म से उसे रोक रहा है। वो तैश में आ गया और बदतमीजी से जवाब दिया, अरे मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वो है क्या? तुमसे जरा सा कीमती होगा बस। लकड़हारे की बदतमीजी देख सिपाही को क्रोध आ गया। तुम तो बड़े ही बदतमीज आदमी हो। पहले तो बिना देखे पेड़ काट रहे हो और जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। चलो अभी तुम्हें महाराज के सामने ले जाता हूँ और वहीं तुम्हारा न्याय करेंगे। सिपाही लकड़हारे को पकड़कर महाराज के सामने ले गया और जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाने के बाद वो महाराज से बोला, महाराज, ये लकड़हारा उस निर्दोष कौवे का घर उजाड़ रहा था। मैंने मना किया तो बदतमीजी करने लगा। ये सजा का हकदार है महाराज। महाराज को भी लकड़हारे के व्यवहार पर क्रोध आ गया। महाराज ने उस लकड़हारे को सजा देने की ठान ली और मंत्री तेज प्रताप से बोले, मंत्री जी, इस बदतमीज लकड़हारे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आप ही बताइए। क्या इसे मौत की सजा दे दी जाए? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज, इसे कहाँ पता था कि सिपाही आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए बदतमीजी कर बैठा होगा। हालांकि उसका ये व्यवहार गलत था, लेकिन मौत की सजा इस गुस्ताखी के लिए बहुत ज्यादा है। वैसे भी दिल ही दिल में ये पछता रहा होगा। ऐसा करें, इसे महल से इसके घर तक बेत से मारते हुए ले जाने की सजा दे दीजिए। सिपाहियों, इस लकड़हारे को उसके घर तक बेत से मारते हुए ले जाओ। ये सजा मौत की सजा जैसी सख्त तो नहीं है, लेकिन सबके सामने बेत की मार सहते हुए उछल उछल कर घर तक पहुंचना बहुत ही शर्मनाक बात है। ये लकड़हारा आगे से ऐसा व्यवहार कभी किसी के साथ भी नहीं करेगा और साथ ही साथ इसे देखकर हमारी प्रजा को भी इंसानों और पशुओं के प्रति अपने व्यवहार को मधुर रखने की सीख मिलेगी। इस सजा के बाद लकड़हारे ने अपना व्यवहार लोगों के प्रति बदल दिया और इसके साथ ही नगर के दूसरे लोगों को भी एक सीख मिल गई। दूसरी तरफ एक भिखारी भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो बाबा, 3 दिनों से भूखा हूँ, एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाए वही दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तभी एक व्यक्ति भिखारी को आवाज देता है, बाबा, बाबा, इधर आओ, मेरे पास कुछ रोटियां हैं, तुम इन्हें ले लो। भगवान आपका भला करेगा। बाबा, मेरे पास सब्जी नहीं है, सिर्फ कुछ रोटियां हैं। भूखे के लिए तो यही बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको तरक्की दे। बाबा, आगे देख लीजिए, शायद आपको कहीं से सब्जी मिल जाए। भगवान आपका भला करे। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। भिखारी पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। मालिक, मेरे पास ये रोटियां हैं, क्या आप मुझे थोड़ी सी सब्जी दे देंगे? बड़ी कृपा होगी आपकी, भगवान आपका भला करेगा। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का, सुबह सुबह न जाने कहां से आ गया। चल भाग। पंडाल का मालिक उस भिखारी को भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह पंडाल के मालिक से नजर बचाता हुआ रसोई के पास पहुंच जाता है। वहाँ कई तरह के लजीज पकवान बन रहे होते हैं और उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है। भिखारी खुद से बोलता है, इतना सारा खाना बन रहा है यहाँ, अगर ये आदमी थोड़ी सी सब्जी मुझे दे देता तो इसका भोज कौन सा घट जाता। खैर, जैसी उनकी मर्जी, लेकिन इन लजीज सब्जियों की खुशबू का क्या करूं जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही। तभी उसकी नजर गरम गरम सब्जियों से निकल रही भाप पर पड़ती है।
अगर मैं अपनी रोटियां सब्जियों की भाप के ऊपर थोड़ी देर रख दूं तो लजीज सब्जियों की खुशबू इन रोटियों में समा जाएगी और बिना सब्जी के भी रोटियों के साथ सब्जी का स्वाद आ जाएगा। भिखारी सबकी नजर बचाकर पंडाल में घुसता है और सब्जियों से निकल रही भाप पर अपनी रोटियां रख लेता है। तभी अचानक वहाँ पंडाल का मालिक आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, चोर 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 कहीं का, पहले भीख मांग रहा था और अब चोरी करने लगा। मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम सिर्फ शक्ल से ही ऐसे दिखते हो, असलियत में तो होते चोर हो। पंडाल का मालिक भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था मालिक। पंडाल का मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। ठीक है, अगर तेरे पास कीमत चुकाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर चल, मैं तुझे राजा के दरबार में ले चलता हूँ, वही तेरा न्याय करेंगे। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपकी सब्जियां नहीं चुराई, मैं तो सिर्फ सब्जियों की खुशबू ले रहा था। और भला खुशबू की कीमत भी होती है क्या? क्या कहा तूने? खुशबू की कीमत नहीं होती? अगर खुशबू की कीमत नहीं होती तो दुकानों पर इत्र मुफ्त में मिला करते, ना कि इतनी कीमती होते। और फिर अगर खुशबू किसी काम की नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, तो फिर तू क्यों ले रहा था सब्जियों की खुशबू, वो भी चोरी छुपे? चल, अब तो महाराज ही तेरा न्याय करेंगे, चल। पंडाल का मालिक भिखारी को पकड़कर महाराज के दरबार में ले जाता है। दरबार में महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके राज्य का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बंसी है। महाराज, मैं आपके सामने न्याय की गुहार लेकर आया हूँ, कृपया मुझे न्याय दीजिए। बंसी, क्या गुहार है तुम्हारी, हमें विस्तार पूर्वक बताओ। महाराज, ये भिखारी पहले मेरे पंडाल में भीख मांगने के लिए आया, और फिर जब मैंने इसे भीख नहीं दी तो इसने मेरे पंडाल में चोरी की। ये चोर है महाराज, और मैंने स्वयं इसे रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं नहीं महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब भिखारी हूँ जिसने पिछले कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। अगर तू चोर नहीं है तो फिर मेरे मना करने के बाद पंडाल के अंदर क्या कर रहा था? साहब, मैंने आपको बताया तो कि मैं सिर्फ सब्जियों की खुशबू ले रहा था। चोर है तू, चोर, और अब झूठ भी बोल रहा है। महाराज, आप तो इसे कैद खाने में डाल दीजिए, उम्र कैद की सजा दे दीजिए। चुप करो तुम दोनों, जानवरों की तरह लड़ना बंद करो। तुम दोनों बारी बारी अपनी बात विस्तार पूर्वक बताओ। महाराज भानु प्रताप और मंत्री तेज प्रताप ने पंडाल के मालिक और भिखारी दोनों की ही बातों को बारी बारी से सुना, और बातें सुनने के बाद महाराज भानु प्रताप मंत्री तेज प्रताप की तरफ देखते हुए बोले, मंत्री जी, आप ही कोई सुझाव दीजिए, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही बातें सही हैं। भिखारी ने जब सब्जी ही नहीं ली तो वो उसका मूल्य क्यों देगा? और बंसी के अनुसार उसका कथन भी सत्य है कि अगर खुशबू का मूल्य नहीं होता है तो इत्र का व्यापार क्यों किया जाता है? वो इतना बहुमूल्य क्यों होता है? जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे बात तो दोनों की ही सत्य है, विषय बड़ा ही विचित्र है, परंतु जब ये आपके पास न्याय के लिए आए हैं तो न्याय भी जरूर मिलना चाहिए। तो आप ही बताइए मंत्री जी, क्या उपाय है इसका, और न्याय संगत क्या होगा? बंसी सही कह रहा है, अगर तुमने उसके खाने की खुशबू ली तो तुम्हें उसका मूल्य अवश्य देना चाहिए। क्षमा करें मंत्री जी, परंतु मेरे पास इनकी सब्जियों की खुशबू का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं इनकी सब्जियों की खुशबू क्यों लेता भला? बात तो तुम्हारी सत्य है, परंतु मूल्य तो देना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचकर मंत्री तेज प्रताप पंडाल के मालिक से बोले, तुम्हें अपनी सब्जियों की खुशबू के बदले उसका मूल्य चाहिए? जी हाँ मंत्री जी, मुझे मेरी सब्जियों की खुशबू के बदले उसका मूल्य चाहिए। ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, मुझे तो अपनी सब्जियों की खुशबू के मूल्य से मतलब है, चाहे जो भी दे। देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। जी मंत्री जी, मुझे सिक्कों की खनक बहुत पसंद है। मंत्री तेज प्रताप अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। ये सब देखकर पंडाल का मालिक हैरान हो जाता है। वो मंत्री तेज प्रताप से कहता है, ये कैसा मूल्य दे रहे हैं आप?
आपने तो सिक्के निकाले और उसकी आवाज करके वापस अपनी जेब में रख लिया। तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ले ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है।